हेलो फ्रेंड्स, स्टडी क्लास 0.2 में आपका स्वागत है। आई एम सोनू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 12 हिस्ट्री। प्रीवियस वीडियो में बात किया था, उससे आगे हम बात करते हैं। तो आगे क्या दे रखा है दोस्तों? विरुद्ध विद्रोह करने का समय अब आ गया है। 1855 से 1856 के संताल विद्रोह के बाद संथाल परगने का निर्माण कर दिया गया, जिसके लिए 5500 वर्ग मील का क्षेत्र भागलपुर और बीरभूम जिले में से लिया गया। औपनिवेशिक राज को आशा थी कि संथालों के लिए नया परगना बनाने और उसमें कुछ विशेष कानून लागू करने से संथाल लोग संतुष्ट हो जाएंगे। तो आगे देखते दोस्तों, आगे आपका क्या दे रखा है। आगे दे रखा है आपका कि बुकानन, है ना, बुकानन का विवरण। हम बुकानन के विवरण को अपनी जानकारी के आधार पर मान रहे हैं, लेकिन उसकी रिपोर्ट को पढ़ते समय हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी था। उसकी यात्राएं केवल भूदृश्यों के प्यार और अज्ञात की खोज से प्रेरित नहीं थी। वह नक्शा नवीसों, सर्वेक्षकों, पालकी उठाने वाले कुलियों आदि के बड़े दल के साथ सर्वत्र यात्रा करते थे। उसकी यात्राओं, है ना, क्या देखा दोस्तों, कि उसकी यात्राओं का खर्च ईस्ट इंडिया कंपनी उठाती थी, क्योंकि उसे उन सूचनाओं की आवश्यकता थी जो बुकानन प्रत्याशित रूप से इकट्ठी करता था। बुकानन को यह साफ साफ हिदायत दी जाती थी उसे क्या देखना, खोजना है और क्या लिखना है। वह जब भी अपने लोगों की फौज के साथ किसी गांव में आता तो उसे तत्काल सरकार के एक एजेंट के रूप में देखा जाता था। आगे क्या दे रखा है दोस्तों? जब कंपनी ने अपनी शक्ति को सुदृढ़ बना लिया और अपने व्यवसाय का विकास कर लिया, तो वह उन प्राकृतिक संसाधनों की खोज में जुट गई जिन पर कब्जा करके उनका मनचाहा उपयोग कर सकती थी। उसने परिदृश्यों तथा राजस्व स्रोतों का सर्वेक्षण किया, खोज यात्राएं आयोजित की, जानकारी इकट्ठी करने के लिए अपने भूविज्ञानियों, भूगोलवेताओं, वनस्पति विज्ञानियों और चिकित्सकों को भेजा। निसंदेह क्या दे रखा है दोस्तों, कि निसंदेह असाधारण प्रेक्षण शक्ति का धनी बुकानन ऐसा ही एक व्यक्ति था। बुकानन जहाँ कहीं भी गया वहाँ उसने पत्थर के चट्टानों और वहाँ की भूमि के विभिन्न स्तरों तथा परतों को ध्यानपूर्वक देखा। उसने वाणिज्यिक दृष्टि से मूल्यवान पत्थरों तथा खनिजों को खोजने की कोशिश की। उसने लौह खनिज, अ, अब्रक, ग्रेनाइट, साल्टपीटर से संबंधित सभी स्थानों का पता लगाया और उसने सावधानीपूर्वक नमक बनाने और कच्चा लोहा निकालने की स्थानीय पद्धति का निरीक्षण किया, है ना। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे पॉइंट आपका। जब बुकानन किसी भूदृश्य के बारे में लिखता था तो वह अक्सर इतना ही नहीं लिखता था कि उसने क्या देखा, भूदृश्य कैसा था, बल्कि यह भी लिखता था कि उसमें फेरबदल करके उसे अधिक उत्पादक कैसे बनाया जा सकता है। वहाँ कौन सी फसलें बोई जा सकती है, कौन से पेड़ काटे जा सकते हैं और कौन से उगाए जा सकते हैं। और हमें यह भी याद रखना होगा कि उसकी सूक्ष्म दृष्टि और प्राथमिकताएं स्थानीय निवासियों से भिन्न होती थी। क्या आवश्यक है इसके बारे में उसका, है ना, तो क्या रखा है दोस्तों, उसका आकलन कंपनी के वाणिज्य। आगे आपका क्या दे रखा है, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों केवल वही बात करेंगे। तो आगे पॉइंट में हमें दे रखा है कि देहात में विद्रोह, बम्बई डक्कन, है ना दोस्तों। यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों, औपनिवेशिक बंगाल के किसानों और जमींदारों, राजमहल की पहाड़ी और संथाल लोगों के जीवन में किस प्रकार परिवर्तन आ रहा था। तो देखते हैं, ये पॉइंट पढ़ते हैं दोस्तों। केवल इम्पोर्टेंट पॉइंट बात करेंगे जिनका इतिहास अवलोकन कर सकते हैं। विद्रोहियों की करतूतों से उत्तेजित होकर के और पुनः व्यवस्था स्थापित करने की उत्कट इच्छा से राज्य के
प्राधिकारी केवल विद्रोह को ही दबाने का प्रयत्न नहीं करते थे, बल्कि वे उसे जानने बूझने की कोशिश करते थे और उनके कारणों को भी जांचा करते थे, जिससे कि नीतियां निर्धारित की जा सके और शांति की स्थापना हो सके। ऐसे ही जांच पड़ताल से साक्ष्य उत्पन्न होते हैं जिसके बारे में इतिहासकार शोध कर सके। आगे देखते हैं दोस्तों कि भारत के विभिन्न प्रांतों के किसानों ने साहूकारों और अनाज के व्यापारियों के विरुद्ध अनेक विद्रोह किए। ऐसा ही एक दक्कन में 1875 में हुआ। तो आगे पॉइंट देखते हैं, लेखा बहिया जला दी गई। यह आंदोलन पूना आधुनिक पुणे जिले के एक बड़े गांव सूपा में शुरू हुआ। सूपा एक विपणन केंद्र था। देखो विपणन का मतलब दोस्तों बाजार केंद्र था, माने मंडी भी बोलते हैं, जहां अनेक व्यापारी और साहूकार रहते थे। 12 मई 1875 को आसपास के ग्रामीण इलाकों के रैयत माने किसान इकट्ठे हो गए। उन्होंने साहूकारों से उनकी बही खाता और ऋण बंधनों की मांग करते हुए उन पर हमला बोल दिया। उन्होंने उनके बही खाते जला दिए, अनाज की दुकान लूट ली और कुछ मामलों में तो साहूकार के घरों को भी आग लगा दी। आगे देखते हैं दोस्तों, तो पूना से यह विद्रोह अहमदनगर में फैल गया। फिर अगले 2 महीने में यहाँ भी आग फैल गई। 6500 वर्ग किलोमीटर का इलाका इनकी चपेट में आ गया। 30 से अधिक गांव इससे कुप्रभावित हुए। सब जगह विद्रोह का स्वरूप एक समान ही था। साहूकारों पर हमला किया गया, बही खाते जला दी गए और ऋण बंद नष्ट कर दिए गए। किसानों के हमलों से घबरा करके साहूकार गांव छोड़ करके भाग गए दोस्तों। तो आगे क्या देखा दोस्तों, एक नई राजस्व प्रणाली। जैसे जैसे ब्रिटिश शासन बंगाल से भारत के अन्य भागों में फैलता गया, वहां भी राजस्व की नई प्रणाली लागू कर दी गई। इस्तेमारी बंदोबस्त को बंगाल से बाहर बिरले माने कम ही लागू किया गया। तो पहला पॉइंट क्या देखा, ऐसा क्यों किया गया? इसका एक कारण तो यह है कि 1810 की बाद खेती की कीमतें बढ़ गई, जिससे उपज के मूल्य में वृद्धि हुई और बंगाल के जमींदारों की आमदनी में इजाफा हो गया, चूंकि राजस्व की मांग इस्तेमारी बंदोबस्त के तहत तय की गई थी। तो आगे पॉइंट देखते हैं दोस्तों, आगे आपका क्या देखा है, आगे पॉइंट आपका कि 1820 के दशक तक इंग्लैंड में डेविड रिकार्डो को एक जाने माने अर्थशास्त्री के रूप में विख्यात थे। तो 1820 के दशक तक इंग्लैंड में डेविड रिकार्डो को एक जाने माने अर्थशास्त्री के रूप में क्या था, वो विख्यात थे दोस्तों, है ना। आगे देखते हैं पॉइंट, रैयतवाड़ी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो राजस्व प्रणाली बंबई दक्कन में लागू की गई उसे रैयतवाड़ी कहा जाता है। जो राजस्व प्रणाली बंबई दक्कन में लागू की गई उसे रैयतवाड़ी कहा जाता है। दोस्तों किरायाजीवी शब्द ऐसे लोगों का घोतक है जो अपनी संपत्ति के किराए की आय पर जीवन यापन करते हैं। दोस्तों बात करते हैं राजस्व की मांग और किसान का कर्ज। बंबई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 के दशक में किया गया। मांगा गया राजस्व इतना अधिक था कि बहुत से स्थानों पर किसान अपने गांव छोड़ करके नए क्षेत्र में चले गए। जिन इलाकों की जमीन घटिया किस्म की थी और वर्षा भी कम ज्यादा होती थी, खास तौर पर समस्या और भी बिगड़ थी जब वर्षा नहीं होती थी और फसल खराब होती तो किसानों के लिए राजस्व अदा करना क्या होता था दोस्तों, असंभव हो जाता था। अगला पॉइंट क्या तरीका दोस्तों, यहाँ से बात करते हैं, देहाती इलाके अकाल की चपेट में आकर के बर्बाद हो गए। दक्कन का 1/3 पशुधन मौत के मुंह में चला गया और आधी मानव जनसंख्या भी काल का ग्रास बन गई और जो बचे उनके पास भी उस संकट का
सामना करने के लिए खाद्यान्न नहीं था, माने खाने पीने के चीजें नहीं थे। राजस्व की बकाया राशियां आसमान छूने लगी। आगे देखते दोस्तों, आगे पॉइंट क्या है। पैसा उधार लेने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं था। ऋण दाता से पैसे उधार लेकर के ही राजस्व चुकाया जा सकता था, लेकिन यदि रैयत ने एक बार ऋण ले लिया तो उसे वापस करना उसके लिए कठिन हो गया। कि कर्ज बढ़ता गया, उधार की राशियां बकाया रहती गई और ऋणदाताओं पर किसानों की निर्भरता बढ़ती गई। अब स्थिति यहाँ तक बिगड़ गई कि किसानों को अपनी रोजमर्रा की जरूरत को खरीदने और अपने उत्पादन के खर्च को पूरा करने के लिए भी कर्ज लेने पड़ते थे। आगे बात करते हैं दोस्तों। फिर कपास में तेजी आई। तो क्या करेगा दोस्तों, 1860 के दशक से पहले ब्रिटेन में कच्चे माल तौर पर आयात की जाने वाली समस्त कपास का 3/4 भाग अमेरिका से आता था। तो क्या देखा दोस्तों, 1860 के दशक में क्या था, ब्रिटेन में कच्चे माल के तौर पे आयात की जाने वाली समस्त कपास की 3/4 भाग कहाँ से आता था, अमेरिका से आता था। ब्रिटेन के सूती वस्त्रों के विनिर्माता काफी लंबे अरसे से अमेरिकी कपास पर अपनी निर्भरता के कारण बहुत परेशान थे। अगर यह स्रोत बंद हो गया तो हमारा क्या होगा। यहाँ पे क्या देखा दोस्तों, 1857 में ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना की गई। तो आपूर्ति संघ की स्थापना कब की गई, 1857 में। 1859 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी बनाई गई। उनका उद्देश्य दुनिया के हर भाग में कपास के उत्पादन को प्रोत्साहित करना था। भारत को एक ऐसा देश समझा गया जो अमेरिका से कपास की आपूर्ति बंद हो जाने की सूरत में लंकाशायर को कपास भेज सकेगा। भारत की भूमि और जलवायु दोनों ही कपास की खेती के लिए उपयुक्त थे और यहाँ सस्ता श्रम उपलब्ध था। आगे पॉइंट है दोस्तों, जब सन 1861 में अमेरिकी गृह युद्ध छिड़ गया तो ब्रिटेन के कपास क्षेत्र, मंडी तथा कारखानों में तहलका मच गया। अमेरिका से आने वाली कच्ची कपास के आयात में भारी गिरावट आ गई। वह सामान्य मात्रा का 3% से भी कम हो गया। 1861 में जहां 20 लाख गांठें हर गांठ 400 पाउंड की आई थी, वहां 1862 में केवल 55,000 गांठों का आयात हुआ था। अगला पॉइंट कैसे देखा दोस्तों, केवल दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक ही टच करेंगे। तो आगे पॉइंट है आपका, जब अमेरिका में संकट की स्थिति बनी रही तो बम्बई दक्कन में कपास का उत्पादन बढ़ता गया। तो अमेरिका में जब संकट की स्थिति बनी रही तो बम्बई दक्कन में कपास का उत्पादन बढ़ता गया। 1860 से 1864 के दौरान कपास उगाने वाले एकड़ों की संख्या दोगुनी हो गई और 1862 तक स्थिति यह आई कि ब्रिटेन में जितना भी कपास का आयात होता था उसका 90% भाग अकेले भारत से जाता था। तो जब अमेरिका में संकट की स्थिति बनी रही तो बम्बई दक्कन के कपास का उत्पादन बढ़ता गया। 1860 से 1864 के दौरान कपास उगाने वाले एकड़ों की संख्या दोगुनी हो गई और 1862 तक स्थिति यह रही कि ब्रिटेन में जितना भी कपास का आयात होता था उसका 90% भाग अकेले भारत से जाता था। लेकिन इन तेजी के वर्षों में सभी कपास उत्पादकों की समृद्धि प्राप्त नहीं हो सकी। कुछ धनी किसानों को ही लाभ अवश्य हुआ, लेकिन अधिकांश किसान कर्ज के बोझ में से और अधिक दब गए। ऋण का स्रोत सूख गया। जिन दिनों कपास के व्यापार में तेजी आ रही, भारत के कपास व्यापारी अमेरिका को अस्थायी रूप से विस्थापित करके कच्ची कपास के विश्व बाजार को अपने कब्जे में करने के सपने देखने लगे। 1861 में बॉम्बे गजट के संपादक ने पूछा, दास राज्य संयुक्त राज्य अमेरिका को विस्थापित करके लंकाशायर को कपास का एकमात्र आपूर्तिकर्ता बनने से भारत को कौन रोक सकता है। लेकिन 1865 तक ऐसे सपने आने बंद हो गए जब अमेरिका में गृह युद्ध समाप्त हो गया। वह कपास उत्पादन फिर से चालू हो गया और ब्रिटेन के भारतीय कपास के निर्यात में गिरावट आती चली गई। तो समाप्त होने के बाद क्या हुआ दोस्तों, फिर से उत्पादन होने लगा कपास का। आगे देखते दोस्तों, अगला पॉइंट आपका देखा इसमें, एक तो ऋण का स्रोत सूख गया, वहीं दूसरी ओर राजस्व की मांग बढ़ा दी गई।
और हमने ऊपर पढ़ा है कि पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 से 1830 के दशकों में किया गया। अब अगला बंदोबस्त करने का समय आ गया है और नए बंदोबस्त में मांग को नाटकीय ढंग से 50 से 100% तक बढ़ा दिया गया। भला बेचारे रैयत उस हालात में जबकि कीमतें गिर रही थी। आगे पढ़ने देखा दोस्तों कि पैसा पैसा उधार देने का कारोबार निश्चित रूप से औपनिवेशिक शासन से पहले भी काफी फैला हुआ था और ऋणदाता अक्सर ताकतवर हस्तियां होते थे। कई प्रकार के प्रथागत मानक ऋणदाता और रैयत के पारस्परिक संबंधों पर लागू होते थे और उन्हें विनियमित करते थे। और एक सामान्य मानक यह था कि ब्याज मूलधन से क्या होता था, अधिक नहीं लिया जा सकता था। इसका प्रयोजन ऋणदाता द्वारा की जाने वाली जबरन वसूली को सीमित करना और यह परिभाषित करना कि उचित ब्याज क्या होना चाहिए। औपनिवेशिक शासन में इस नियम की धज्जियां उड़ा दी गई और दक्कन दंगा आयोग द्वारा छानबीन किए गए मामलों में से एक मामला में ऋणदाता ने 100 रुपये के मूलधन पर 2000 रुपये से भी अधिक ब्याज लगा रखा था। अनेकानेक याचिकाओं में रैयत लोगों ने इस प्रकार की जबरन वसूलियों और प्रथाओं का उल्लंघन से संबंधित अन्याय के विरुद्ध शिकायत की थी। दोस्तों आगे देखा दोस्तों, आगे आपको क्या दिखा रखा है, भार पत्र। जब किसान पर ऋण का भार बहुत बढ़ गया तो वह ऋणदाता का ऋण चुकाने में असमर्थ हो गया, उसे हम भाड़ा पत्र कहते हैं, है ना। तो जब किसान पर ऋण का भार बहुत बढ़ गया तो वह ऋणदाता का ऋण चुकाने में असमर्थ हो गया। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पारित किया गया जिसमें यह कहा गया कि ऋणदाता को और रैयत के बीच हस्ताक्षरित ऋण पत्र केवल 3 वर्षों के लिए ही मान्य होंगे। इस कानून का उद्देश्य बहुत समय तक ब्याज को संचित होने से रोकना था, किंतु ऋणदाता ने इस कानून को घुमा करके अपने पक्ष में कर लिया और रैयत से हर तीसरे साल एक नया बंध पत्र भरवाने लगा। जब कोई नया बॉन्ड हस्ताक्षरित है ना हस्ताक्षरित होता तो न चुकाई गई राशि शेष राशि अर्थात मूलधन और उस पर उत्पन्न था इकट्ठा हुए संपूर्ण ब्याज को मूलधन के रूप में दर्ज किया गया और उस पर नए सिरे से ब्याज लगने लगता। दक्कन दंगा आयोग को प्राप्त याचिकाओं में रैयत लोगों ने यह बतलाया कि यह प्रक्रिया कैसे काम कर रही थी और किस प्रकार ऋणदाता लोग रैयत को ठगने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते थे। जब ऋण चुकाए जाते थे तो वे रैयत को उसकी रसीद देने से इनकार कर देते थे, बंद पत्रों में जाली आंकड़े भर लेते थे, किसानों की फसल नीची कीमतों पर ले लेते थे और आखिरकार किसानों की धन संपत्ति पर भी कब्जा कर लेते थे। तो ऐसी स्थिति थी दोस्तों किसानों की। आगे पढ़ने देखा आपका दोस्तों, तरह तरह के दस्तावेज और बंद पत्र इस नई अत्याचार पूर्ण प्रणाली के प्रतीक बन गए। पहले ऐसे दस्तावेज बहुत ही कम हुआ करते थे, किंतु ब्रिटिश अधिकारी औपचारिक समझौते के आधार पर पुराने ढंग से लिए गए लेन देन को संदेह की दृष्टि से देखते थे। उनके विचार से लेन देन की शर्तें संविदाओं, दस्तावेजों, बंद पत्रों में साफ साफ सुस्पष्ट और सुनिश्चित शब्दों में कही जाने चाहिए। वे विधि सम्मत होने चाहिए। जब तक कि कोई दस्तावेज या संविदा कानून की दृष्टि से प्रवर्तनीय नहीं होगा तब उसका कोई मूल्य नहीं होगा। समय के साथ किसान यह समझने लगे कि उनके जीवन में जो भी दुख तकलीफ है वह सब बंद पत्रों और दस्तावेजों की नई व्यवस्था के कारण ही है। उनसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवा लिए जाते थे और अंगूठे के निशान लगवा लिए जाते थे। उन्हें यह पता नहीं चलता कि वास्तव में वे किस पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। यहाँ अंगूठे के निशान लगा रहे और उन्हें उन खंडों के बारे में कुछ भी पता नहीं होता था जो ऋणदाता बंद पत्रों में लिख देते थे। वे तो हर लिखे हुए शब्द से डरने लगे थे, मगर वे लाचार थे क्योंकि जीवित रहने के लिए उन्हें ऋण चाहिए और ऋणदाता कानूनी दस्तावेज के बिना ऋण देने को तैयार नहीं थे। आगे क्या देखा दोस्तों कि दक्कन दंगा आयोग। जब विद्रोह दक्कन में फैला तो प्रारंभ में बम्बई की सरकार उसे गंभीरता पूर्वक लेने को तैयार नहीं थी, लेकिन भारत सरकार ने जो कि
1857 की याद से चिंतित है। बम्बई की सरकार पर दबाव डाला कि वह दंगों के कारण की छानबीन करने के लिए एक जांच आयोग बैठा है। आयोग ने एक रिपोर्ट तैयार की और 1878 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की। तो क्या देखा दोस्तों, पेश की यह रिपोर्ट, जिसे क्या बोलते हैं, डक्कन, है ना, डक्कन दंगा रिपोर्ट कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इतिहासकारों को उन दंगों का अध्ययन करने के लिए आधार सामग्री उपलब्ध कराती है। आयोग ने दंगा पीड़ित जिलों में जांच पड़ताल जैसे कराई, रैयत वर्गों, साहूकारों और चश्मिदों गवाहों के बयान के लिए भिन्न भिन्न क्षेत्रों में राजस्व की दरों, कीमतों और ब्याजों के बारे में आंकड़े इकट्ठे किए गए और जिला कलेक्टर द्वारा भेजी गई रिपोर्ट का क्या किया दोस्तों, संकलन किया। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।